Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with yet another video on the lecture Life Processes of Class 10 Biology. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रेस्पिरेशन. सो द लाइफ प्रोसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑफ सेकंड टाइप, वो है रेस्पिरेशन. फर्स्ट टाइप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इज न्यूट्रिशन. नाउ लेट्स स्टार्ट. रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन को आप डिफाइन कर सकते हो एज अ सम ऑफ ब्रीथिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ब्रीथिंग का मतलब होता है सिंपली सांस लेना एंड सांस छोड़ना. मेन आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को. ये जो प्रोसेस है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो ब्रीथिंग. बट ब्रीथिंग के साथ साथ जब आप किसी फूड का ऑक्सीडेशन कर रहे होते हो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि एक सेल के अंदर डाइजेस्टेड और सिंप्लीफाइड फूड ट्रैवल कराया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन. एसिमिलेशन से क्या होता है? सेल के अंदर फूड आता है. अब हम ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू ये फूड के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है. एक सिंगल सेल है, उसमें फूड आता है आपका डाइजेस्टेड फूड. कहाँ से? एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू. और ब्रीथिंग के थ्रू इस सेल के अंदर क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है. तो सिंपली आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जब भी किसी चीज के साथ ऐड होता है उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. यहाँ पे फूड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एसिमिलेटेड फूड. और फाइनली जब ऑक्सीजन फूड के साथ ऐड होती है तो आपकी यहाँ पे एनर्जी बनाती है. और लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी एक केमिकल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनती है दैट इज ATP. दैट स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. नाउ लेट अस सी, वी हैव अ केमिकल इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन हियर. जहाँ पे आप देखोगे कि ये जो इक्वेशन है ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट रिवर्स है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वहां पे वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते थे. यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपके सेल के अंदर फूड है और ये ऑक्सीजन गया है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा और इस एज अ रिजल्ट आपको यहाँ पे हाई एनर्जी मिलेगी along with the release of carbon dioxide and water. तो रेस्पिरेशन का जो मेन पर्पस है दैट इज एनर्जी रिलीज. एनर्जी यहाँ पे मिलेगी किसमें? आपके रेस्पिरेशन में. तो हम रेस्पिरेशन बेसिकली क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मेंटेन हो या एनर्जी बने. और वो किस फॉर्म में बनती है? ATP के फॉर्म में बनती है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है जो ग्लूकोज के फॉर्म में है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है. ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हमारे साइटोप्लाज्मा में डिफरेंट एंजाइम्स और केमिकल्स की प्रेजेंस में टूटता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में. उस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को हम पायरुवेट बोलते हैं. ठीक है, एक पायरुवेट में 3 कार्बन होंगे और टोटल हमारे पास 6 कार्बन ग्लूकोज के होते हैं. तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 2 पायरुवेट बनते हैं. किससे? एक ग्लूकोज से. इतना कॉमन प्रोसेस आपका कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस. दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. तो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? 6 कार्बन ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू 3 कार्बन पायरुवेट, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. और सिंपली वी कैन से conversion of a glucose into pyruvate molecule in the cytoplasma of a cell is known as glycolysis. ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है इट इज कॉमन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोट. ये कॉमन है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कॉमन है आपके प्रोकैरियोट्स में भी एंड यूकैरियोट्स में. कहने का मतलब है जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं सब में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है. और ये प्रोसेस दोनों में ही कहाँ होगी? साइटोप्लाज्मा में होगी. नाउ इसके बाद उस सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है उसके बेसिस पे ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है. एक को बोलते हो एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एज यू कैन सी है यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है. तो ये क्या कहलाएगा? इस प्रोसेस को बोलते हो आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. और अगर ऑक्सीजन मिल रही है लाइक एज यू कैन सी इन द थर्ड स्टेप यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोलोगे? दिस इज नोन है एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. और ये क्या था? दिस इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन.
ये दोनों के दोनों क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। और थर्ड वाला इज अ एग्जांपल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अगर वो यीस्ट सेल के अंदर हो रहा है तो हमारा बाय प्रोडक्ट या आउटपुट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। उस अल्कोहल का नाम है इथेनॉल। और इसी प्रोसेस को हम कॉमनली बोलते हैं फर्मेंटेशन। दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, एक टाइप का एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जो यीस्ट में होता है। और यहाँ पर जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है और इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है वो फॉर्म होता है। जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 एटीपी या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ह्यूमन के केस में जो उनकी मसल्स होती है, उन मसल्स में भी सम टाइम जब हम बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमारी बॉडी के सेल एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन से एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में स्विच कर जाते हैं और यहाँ पर वो क्या शो करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से कम एनर्जी बनती है हमारे बॉडी में। नॉर्मली हमारे जो कॉमन सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं, वो नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन को शो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर भी होगा वहां पे हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हो रहा था, 2 इज लेस देन 38। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है देन एरोबिक रेस्पिरेशन। Now this is a difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. Let us see. यहाँ पे देखो एरोबिक वाला मोस्ट कॉमन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए। जबकि एनारोबिक क्या है, रेयर प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि एनारोबिक आपके साइटोप्लाज्मा में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होती है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म वो एनिमल्स होते हैं या वो लिविंग बीन होते हैं जिनको अपने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म वो एनिमल है जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लाइक आपके कुछ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा आपको ऑक्सीजन चाहिए, मीन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड हेयर। और एनारोबिक में ऑक्सीजन आपको रिक्वायर नहीं होती। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी हाई एनर्जी बनती है और वो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में। और यहाँ पे आपके 36 या 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जबकि यहाँ पर एनारोबिक की केस में कम एनर्जी बनती है, बिकॉज 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। मीन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है फूड कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में फूड कंप्लीटली बर्न हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनर्जी। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, एंड प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें हाई एनर्जी के साथ साथ वाटर एंड CO2 रिलीज होता है। जबकि एरोबिक के केस में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिड एंड अल्कोहल भी मिलते हैं CO2 एंड वाटर के साथ, अलॉन्ग विथ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एसिड एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी एसिड एंड अल्कोहल नहीं बनता। नेक्स्ट लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ह्यूमंस आते हैं, हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट्स आते हैं, जबकि एनारोबिक में आपके बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। Now let's see what are the different type of respiratory organs in different animals. अलग अलग एनिमल में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो कि वो उनको ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हमें लंग्स हैं जो हमें ब्रीथिंग में हेल्प कर रहे हैं। सिमिलरली अलग अलग एनिमल में अलग अलग ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होता है जो उनको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे एमीबा हो गए जो कि एक प्रोटोजोआ का एग्जांपल है, इनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है इनके सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, लाइक एमीबा इज लाइक दिस, तो इनका सेल मेम्ब्रेन है, वहां से चीजें केवल डिफ्यूजन एंड डिफ्यूज आउट होकर उनमें गैसेस एक्सचेंज होता है।
नेक्स्ट है कुछ सिलिंड्रेट्स होते हैं स्पॉन्जेस लाइक, उनकी भी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन होती है गैसेस की। देन यू हैव एनालिड्स जिसमें आपके अर्थवॉर्म वगैरह आते हैं, और कुछ एम्फीबियंस होते हैं, उनमें भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। सेल के थ्रू आपका क्या होता है, जो सरफेस है वहां से स्किन है बेसिकली, आप यहाँ पे बोल सकते हो स्किन के सेल से आपका क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्किन से हो रही है, तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है फिशेज में वी हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, इंसेक्ट में वी हैव ट्रैकिया फॉर रेस्पिरेशन, रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल हमें लंग होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एंड स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस में स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन होता है जिसको हम बुक लंग बोलते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट एनिमल्स को। नाउ लेट अस सी द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में आप देखोगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक सबसे पहले हमारे नोस्ट्रिल होते हैं जो होल्स ऑफ नोज कहलाते हैं। देन हमें, अगर आप टुवर्ड द बैक साइड ऑफ योर नोस्ट्रिल जाओ तो आपको एक नेसल चैम्बर मिलता है। फिर आपके पास वी हैव फेरिंग्स, देन वी हैव ग्लॉटस, देन ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल। लेट्स सी इन द डायग्राम नाउ। सबसे पहले आपके नोज के होल हो गए, यहाँ पे नोस्ट्रिल है आपका। उसके बाद जो पीछे को एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको नेसल कैविटी या नेसल चैम्बर बोलते हो। जैसे आप नीचे को आते हो, यहाँ पर आप देखो कि फूड जहां से हम लेते हैं, फूड पाइप का और ये जो विंड पाइप का जो कॉमन एरिया है, ठीक है, दैट इज नोन एज फेरिंग। तो फेरिंग्स क्या है, इट इज अ कॉमन लिंक बिटवीन योर फूड पाइप एंड योर विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप एंड फूड पाइप का कॉमन एरिया जहां पर विंड पाइप भी मिल रहा है, फूड पाइप भी मिल रहा है, दिस एरिया, इसको क्या बोलोगे, फेरिंग्स। फिर आपका विंड पाइप नीचे को डिसेंड करता है नेक वाले एरिया में, और वो क्या कहलाता है, ट्रैकिया कहलाता है। लंग्स में जाते जाते ये जो है दिस इज ट्रैकिया। लंग्स में जाते जाते ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, एज यू कैन सी इन द डार्क ग्रीन कलर। इनको बोलते हो ब्रोंकाई। बाद में ये ब्रोंकाई लंग में जाने के बाद और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिनको आप बोलते हो ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पर एक पाउच लाइक और बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप बोलते हो एल्वेलाई। ठीक है, तो हो क्या रहा है, आपके नोज से एक कैविटी जा रही है, जिस इन होल्स को क्या बोल रहे हो आप, दीज आर नोन एज नोस्ट्रिल। देन एक कैविटी को क्या बोल रहे हो, नेसल चैम्बर। फिर एक विंड पाइप जा रही है जिसको आप बोलते हो ट्रैकिया। ये ट्रैकिया बाद में जाने के बाद दो मेन ब्रांच बना लेती है, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रांचेस बना लेती हैं आपस में। These bronchi are divided into many branches, और इन ब्रांचेस को आप क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रांच के एंड पर आपको बलून और पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, और इन्हीं को बोलते हो आप क्या, एल्वेलाई। एल्वेलाई का मेन काम होता है कि आपके लंग से जो भी गैस है उसको डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर कराए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एल्वेलाई से होता है। एल्वेलाई इज अ पार्ट ऑफ योर लंग। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है आपके चेस्ट में, जिसमें आपके लंग्स भी हैं, ट्रैकिया भी है, ब्रोंकस ब्रोंकाई भी है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं आप चेस्ट कैविटी। दिस इज नोन एज चेस्ट कैविटी। तो आपके लंग्स कहाँ होते हैं, दे आर इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे एक इन्वर्टेड यू शेप और डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है मसल का, और ये मसल के इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज डायफ्राग्राम। ठीक है, तो डायफ्राग्राम एक ऐसे इन्वर्टेड यू शेप लाइक मसल का स्ट्रक्चर होता है जस्ट आपकी चेस्ट कैविटी के नीचे और पेट के ऊपर। नाउ लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने के प्रोसेस को हम देखते हैं। ब्रीथिंग किसको बोलते हो, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो। इंहेलेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले जब आप सांस लेते हो तो आपका डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, और जब कोई चीज एक्सपैंड हो रही है इसका मतलब उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ हमें पता है एरिया एंड प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर किसका कम होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का कम होगा। हम कहाँ की बात करें, लंग में। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर कहाँ के कंपैरिजन में कम होगा, बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में।
तो आपने डिफ्यूजन का एक प्रोसेस पढ़ा है जहां पर चीजें ऑटोमेटिकली अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती है। तो जब ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रेशर कम है तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी कहाँ, लंग्स के अंदर। अब लंग से एल्वेलाई में जाएगी, एल्वेलाई से सेल के अंदर जाएगी। दिस इज अ सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर आपकी ऑक्सीजन गई, रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हुई, अब बाहर इसने क्या दे दिया, CO2 रिलीज कर दिया सेल के अंदर। नाउ जब आप सांस छोड़ते हो और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हो, उस टाइम पे आप देखो आपका डायफ्रागम रिलैक्स फॉर्म में होता है, चेस्ट कैविटी आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से एरिया कम होता है और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज होगा किसका, CO2 का, बिकॉज सेल के अंदर रेस्पिरेशन से CO2 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो अब ये CO2 किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इन्वायरमेंट में जो CO2 है। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 अब हमारे कहाँ है, लंग्स में, इसीलिए ये डिफ्यूज कर जाएगा इन्वायरमेंट में जहां पे CO2 का कंसेंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये प्रोसेस है आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में क्या चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन नेचर का है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस प्रोटीन में आयरन ग्रुप होता है, इसीलिए हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। क्यों, क्योंकि आयरन की वजह से। अगर नॉर्मल पर्सन का हीमोग्लोबिन देखो तो एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर 12 से 20 ग्राम पर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन मिलता है। मीन 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 20 ग्राम कौन सा प्रोटीन मिलेगा आपको, हीमोग्लोबिन प्रोटीन मिलता है। ये क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू है। नाउ लेट अस स्टडी द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखो, फर्स्ट डिफरेंस इज दैट फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हो जहां पे छोटी छोटी चीजें कंबाइन होकर एक बड़ी चीज बना रही है। तो हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में क्या देखा था, CO2 वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, और ये यहाँ पे क्या दे रहा है, C से H12O6 प्लस O2 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CO2 एक छोटा मॉलिक्यूल है, वाटर एक छोटा मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है ग्लूकोज। तो एनाबॉलिक प्रोसेस उन प्रोसेस को बोलते हैं जहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये उल्टा होता है इसका। यहाँ पे क्या होता है, C से H12O6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपके क्या देता है, CO2 देता है, वाटर देता है, इट फॉर्म वाटर विथ ATP, ठीक है। तो जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज जो आपके फोटोसिंथेसिस है ग्रीन प्लांट में होता है, जबकि रेस्पिरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट में भी एनिमल्स में भी। थर्ड इज फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है क्योंकि इसके लिए सनलाइट चाहिए, जबकि रेस्पिरेशन दिन रात 24 घंटे चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस में आपका CO2 एंड वाटर यूज होता है, जबकि रेस्पिरेशन में CO2 एंड वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे इक्वेशन देखो आपको समझ आ जाएगा। सी दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, CO2 एंड वाटर यूज हो रहा है, जबकि रेस्पिरेशन के केस में क्या हो रहा है, ये देखो CO2 एंड वाटर आपको रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट, जब फोटोसिंथेसिस अकर होता है तो बॉडी का ड्राई वेट बढ़ता है और रेस्पिरेशन में कम होता है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो ATP क्या हो रहा है, यहाँ पे रेस्पिरेशन में रिलीज हो रहा है, ठीक है, जबकि इसके केस में यूज्ड अप हो रहा है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस का आउटपुट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है रिजल्ट, और यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट क्या बनता है आपका, ऑक्सीजन एंड ATP बनता है। क्या होता है आपका, एनर्जी, नॉट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन तो यूज होती है, यहाँ पे एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। So this is all about the difference between photosynthesis and respiration. So that's all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.